सलामकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन का प्रोसेस क्या होता है और किस ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन होती है और हाईएस्ट पावर किस ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन की हो सकती है। एक्चुअली रीजनरेशन का मतलब है रीएक्टिवेशन या फिर रीस्टोर, यानी कि रीजनरेट। नाम से पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि दोबारा से जनरेट करना या रीस्टोर करना या रीएक्टिवेट करना। ठीक है। तो अगर बॉडी का कोई ऑर्गन, कोई पार्ट, कोई हिस्सा लॉस हो जाता है, उसमें कोई इंजरी आ जाती है, तो वो बॉडी का पार्ट दोबारा से नया बन सकता है। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में नजर आ रहा है कि एक है हमारे पास प्लेनेरिया। अगर हम इस प्लेनेरिया की बॉडी को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दें, मतलब उसका हेड अलग कर दें, उसका मिडल पार्ट अलग कर दें और इसकी टेल को भी अलग कर दें, तो हर पार्ट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि टेल जो है वो रिमेनिंग पार्ट को बना लेगा, मिडल पीस अपने अलग से पार्ट को बना लेगा और जो हेड का रीजन है वो भी अपने पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। ये जो रीजनरेशन का प्रोसेस है इसको सबसे पहले टीएच मॉर्गन ने स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने सक्सेसफुल प्रोसेस इसका डिस्क्राइब नहीं किया था। बट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? टीएच मॉर्गन से, जो कि उसके बाद उन्होंने जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन्होंने हेरिडिटी पे काम किया, लेकिन रीजनरेशन का प्रोसेस भी उन्होंने ही स्टार्ट किया था। अब जो रीजनरेशन का प्रोसेस है एक्चुअली बहुत डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट में जो रीजनरेशन का प्रोसेस है इट इज यूनिडायरेक्शनल, जबकि जो इनवर्टिब्रेट हैं उनमें जो रीजनरेशन का प्रोसेस है इट इज बाय डायरेक्शनल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नजर आ रही है एक लिजर्ड। अगर आप एक लिजर्ड की टेल को काट देते हो तो वो अपनी टेल को दोबारा से बना सकती है, लेकिन अगर उसकी टेल है वो अपनी बॉडी का दूसरा हिस्सा नहीं बना सकती। तो इसी को हम कहते हैं ये यूनिडायरेक्शनल है। जैसे कि अगर हमने पीछे बात की प्लेनेरिया की, तो प्लेनेरिया में क्या था कि अगर उसकी बॉडी का आप कोई भी हिस्सा काट देते हो, चाहे उसकी टेल है चाहे उसका हेड है, तो कोई भी बॉडी का पार्ट अगेन पूरी बॉडी बना सकता है। जबकि ह्यूमन के केस में या वर्टिब्रेट के केस में ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ टेल दोबारा से वो रीजनरेट कर सकता है, वो बाकी हेड वाला हिस्सा जो है वो रीजनरेट नहीं कर सकता। इसी को हम यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल कहते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा ह्यूमन की बॉडी में भी रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। हाँ, लेकिन हम पूरी की पूरी बॉडी का हिस्सा दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर किसी की बाजू जो है वो कट जाता है या फिर उसकी टांग कट जाती है, तो वो पूरे का पूरा बाजू अगेन नहीं बन सकता और ना ही उसकी पूरी जो लेग है वो दोबारा से रीफॉर्म कर सकती है। हाँ, कोई और इंजर्ड टिश्यू है तो वो दोबारा से रीग्रो कर सकते हैं और रीजनरेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो रीजनरेशन का प्रोसेस है एक्चुअली वो किस तरीके से होता है। चार इसके मेजर स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है उसमें है स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन। ये जो प्रोसेस है ये इन वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर, और इसमें कोई पूरी बॉडी का ऑर्गन नहीं बनता, सिर्फ इंजर्ड सेल जो है उसमें दोबारा से रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। तो इसी को हम सेल स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल है वो नॉन फंक्शनल है या फिर वो इंजर्ड हो गया है, तो पहले उसकी डी डिफ्रेंसिएशन होगी। डी डिफ्रेंशिएटेड सेल कौन से होते हैं? जो कि कमिटेड नहीं होते, मतलब जिसको हमने अपना काम असाइन नहीं किया होता कि उस तुमने ये आई का सेल बनाना है, ईयर का सेल बनाना है, लीवर सेल बनाना है, या फिर एक स्पेसिफिक काम जिसको असाइन ना किया जाए, वो सेल हमारे पास डी डिफ्रेंशिएटेड सेल होता है। तो अगर कोई भी नॉन फंक्शनल पार्ट है, नॉन फंक्शनल टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जिनमें स्टेम सेल मेडिएटेड होती है, वो पहले डी डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। डी डिफ्रेंशिएटेड होने के बाद वो स्टेम सेल, जाहिर है स्टेम सेल ही डी डिफ्रेंशिएटेड हैं हमारी बॉडी में, तो वो अगेन डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे वो स्पेसिफिक ऑर्गन में जो कि उसने बनाना है। जैसे कि यहाँ पे है कि हार्ट टिश्यूज, अगर हार्ट हार्ट अटैक की वजह से कुछ हार्ट के टिश्यूज डैमेज हो चुके हैं, अब जो हार्ट के टिश्यूज हैं वो दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। और सिर्फ
कुछ पार्ट, पूरा हार्ट कभी भी दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकता। रिप्लेस किया जा सकता है और उसको रिपेयर किया जा सकता है, हार्ट के टिश्यूज को रिपेयर किया जा सकता है, रीजनरेट नहीं किया जा सकता। ह्यूमन की बॉडी में सिर्फ लीवर ही वाहिद ऑर्गन है जो कि रीजनरेट कर सकता है। ठीक है। तो जो इंजर्ड पार्ट है उसकी रिपेयरिंग की जाती है स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन से। ओके। अब जो अगला प्रोसेस है इट इज एपीमॉर्फोसिस। ये जो एपीमॉर्फोसिस का प्रोसेस है ये इन्वर्टिब्रेट में ज्यादातर देखा जाता है, और प्लेनेरिया में ये ज्यादातर देखा जाता है, और एम्फीबियंस में भी कुछ हद तक इसका प्रोसेस देखा जाता है। एपिमॉर्फोसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इंजर्ड सेल हैं पहले वो डी डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। उसके बाद वो डिफरेंशिएट करते हैं और फिर री डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब तीनों प्रोसेसेस ही होते हैं। पहले डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, अगर उसमें कोई इंजरी आ गई है वो डी डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि वो स्टेम सेल्स में चेंज हो जाएंगे। स्टेम सेल में चेंज होने के बाद वो अगेन री डिफरेंशिएट करेंगे, कि क्या री डिफरेंशिएट किस में करेंगे, क्या उसने लिम्ब बनानी है यहाँ से, क्या उसने हेड बनाना है यहाँ से, बॉडी का जो भी उसने ऑर्गन बनाना है वो उस स्पेसिफिक ऑर्गन में री डिफरेंशिएट कर जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है कि ये एक हाइड्रा हमने लिया है। इसमें क्या होगा, यहाँ प्लेनेरिया भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कि उसमें आपने बॉडी के दो ऑर्गन्स को अलग कर दिया, मतलब दो पार्ट्स इसके कर दिए हैं। अब ये वाला जो सेल है ये अपनी ये जो ऊपर वाली लेयर होती है ना इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है ये आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो इसको हम कहते हैं ब्लास्टीमा। अब ये वाला जो सेल है पहले ये डी डिफरेंशिएट करता है और उसके बाद ये डी डिफरेंशिएट होने के बाद री डिफरेंशिएट होता है और एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी बनाते हैं अपने पेरेंट के जैसे। तो एपीमॉर्फोसिस में पहले सेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, उसके बाद अगर उसमें इंजरी आ जाए तो डी डिफरेंशिएशन, उसके बाद री डिफरेंशिएशन। ठीक है। इसको हम कहते हैं एपिमॉर्फिक रीजनरेशन। ओके। अब जो अगला प्रोसेस है इट इज अ मॉर्फोलेक्सिस। इसमें डी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस नहीं होता, इसमें सिर्फ री पैटर्निंग होती है, मतलब पैटर्न जो है उसका वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज होता है या फिर सेल जो है वो दोबारा से रीफॉर्म करते हैं। यानी कि अगर आप एक हाइड्रा को दो बॉडी के पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, अब इसने डी डिफरेंशिएट नहीं करना, अगर ये डी डिफरेंशिएट करता है और स्टेम सेल्स हैं तो स्टेम सेल्स में एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। तो इसमें सिर्फ जो पहले से सेल्स हैं उनकी रीपैटर्निंग होगी, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन होगी, इसलिए इसका जो साइज है वो इंक्रीज नहीं करता। ठीक है। इसका साइज इंक्रीज नहीं करता, ऑल्दो ये उसके सिमिलर है पेरेंट के, लेकिन पेरेंट का साइज इंक्रीज है जबकि जो न्यू सेल बना है उसका साइज कम है। अब कम होने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस नहीं हुआ, स्टेम सेल्स में ये चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसमें सिर्फ डी पैटर्निंग हुई है, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस हुआ है। अब जो ऊपर आपको नजर आ रहा है इसमें एपिमॉर्फोसिस है, यानी कि यहाँ पे पूरी डी डिफरेंशिएशन हुई थी, अब अगेन उसकी डी डिफरेंशिएशन हुई है, इसलिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज हैं। उसके बाद है कंपनसेटरी रीजनरेशन। इट इज अ फोर्थ स्टेप ऑफ रीजनरेशन प्रोसेस, और जो कंपनसेटरी स्टेप है और इससे पहले हमने स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन पढ़ी थी, ये दोनों ही ह्यूमंस में होती हैं। ठीक है। क्योंकि ह्यूमन के केस में पूरे का पूरा ना तो बॉडी का ऑर्गन बनता है और ना ही पूरा बॉडी का पार्ट बनता है, सिर्फ कुछ सेल जो इंजर्ड होते हैं, जो अपने नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, वो दोबारा से अपने फंक्शन को गेन कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे कि ये कंपनसेटरी रीजनरेशन है। ठीक है। अब जो कंपनसेटरी रीजनरेशन है ये इसमें होता क्या है कि जो डैमेज्ड है पार्ट उसको रिमूव किया जाता है, या फिर उस ऑर्गन को जो जिसका फंक्शन जो है वो कम हो चुका होता है, नॉन फंक्शनल होता है, उसको दोबारा से हम फंक्शनल करते हैं। अब लीवर की यहाँ पे एग्जांपल ली गई है, और लीवर जो है ये रीजनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा अल्कोहल की कंजप्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा ड्रग्स का इंटेक कर रहा है, जिसकी वजह से उसके लीवर जो है वो डैमेज हो चुका है, तो अगर वो इन तमाम चीजों को छोड़ दे, क्विट कर दे, तो उसके बाद उसका लीवर जो है वो नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि एक लीवर के पास रीजनरेशन की कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है। अब ये रीजनरेशन जो मैमल्स के अंदर है वो किस तरीके से होता है, इसका पूरा स्टेप हम देखते हैं। एक्चुअली जो लिवर रीजनरेशन है इसमें जो पहले से ही सेल्स हैं, जो एग्जिस्टिंग टिश्यूज हैं, उन्हीं की प्रोलिफरेशन होनी है। ठीक है। बट जनरेटिंग लिवर सेल्स डू नॉट
फुली डी डिफरेंशिएट व्हेन दे री एंटर सेल साइकिल। ठीक है, पहले से ही जो सेल्स हैं उन्हीं की प्रोलिफरेशन होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि सेल साइकिल में जाएगा और पूरे का पूरा नया लीवर ही बन जाएगा। ओके, अब उसमें है कि यहाँ पे कोई ब्लास्टीमा नहीं बनता। अब ये जो ब्लास्टीमा है ये क्या है, ये हमें सिर्फ हाइड्रा के स्लेमेंडर के केस में देखने को मिलेगा। इसका प्रोसेस हम आगे देखेंगे भी। एक्चुअली जो ब्लास्टीमा है ये जो बाहर के एपिडर्मल के सेल्स हैं ये कैप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको हम ब्लास्टीमा कहते हैं। लीवर के केस में क्योंकि पूरा लीवर दोबारा से नहीं बनता, इसलिए पहले से कुछ सेल्स होंगे जो कि प्रोलिफरेट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेल्स खत्म हो गए हैं और वो दोबारा से नए सिरे से बन रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब इसमें उसने कहा है कि कोई ब्लास्टीमा नहीं बनेगा, लेकिन 5 टाइप के सेल्स हैं लीवर के, वो दोबारा से प्रोड्यूस किए जाएंगे। अब वो सेल्स कौन से हैं? हेपेटोसाइट हैं, डक्ट सेल्स हैं, फैट स्टोरिंग सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं और कुफर सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंजाइम्स भी सक्रीट होंगे ताकि हमें पता चले कि जो लीवर है क्या वो डिजेनरेट किया है, क्या वो फंक्शनल है या नहीं। लीवर स्पेसिफिक इंजाइम्स टॉक्सिन डिग्रेडेशन, एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन और अदर हेपेटिक फंक्शंस जो हैं ये दोबारा से रिटेन किए जाते हैं जब एक लीवर अपना डिजेनरेट कर लेता है और जो अपना प्रोसेस है उसको करने के लिए तमाम उसके सिम्टम्स हैं कि अब लीवर फंक्शनल है। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो हपेटेक्टोमी लीवर या फिर जो इंजर्ड लीवर है, उसमें क्या होगा कि वो उसमें अब हम ये देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमारे पास एक इंजर्ड लीवर है। ठीक है, अब जो हमें कैसे पता चलेगा कि जो लीवर है ये इंजर्ड है, इसकी सिग्नलिंग हमें ब्लड से आएगी, क्योंकि ब्लड के अंदर स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि बाइल एसिड और लिपोपोलीसेकेराइड्स। ये दोनों फैक्टर्स अगर ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारा ब्लड सिग्नल देगा कि लीवर या तो अपना काम नहीं कर रहा, या लीवर जो है वो इंजर्ड है, या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है, जो कि सिग्नलिंग प्रोवाइड करेगा। अब हमें सिग्नलिंग का पता चल गया, अब होगा क्या कि जो एक इंजर्ड लीवर है वो लिपोपोलीसेकेराइड को एक्टिवेट करता है। अब लिपोपोलीसेकेराइड जो हैं ये क्या करेंगे, ये नॉन हेपेटोसाइट सेल को हेपेटोसाइट सेल में सक्रीट चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? ये नॉन हेपेटोसाइट सेल जो है ये पैराक्राइन फैक्टर्स को रिलीज करेंगे और इनको सेल साइकिल में एंटर करवा देते हैं। उसके साथ साथ जो कुफर सेल्स हैं वो इंटरल्यूकन 6 को और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को रिलीज करवाते हैं। यानी कि जो पोलीसेकेराइड है ये पहले क्या करेगा, ये नॉन हेपेटोसाइट से पैराकाइन सिग्नलिंग को रिलीज करवाएगा और उसके बाद इसको सेल साइकिल में एंटर करवाएगा। और जो कुफर सेल्स हैं ये इंटरल्यूकन 6 को और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर 6 को रिलीज करवाएगा। और इन दोनों का काम क्या है? इम्यून सिस्टम में काम होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे पास इंजर्ड सेल हैं ये कुछ मटेलो प्रोटीनियेसिस इंजाइम्स को भी रिलीज करता है। और ये मेटालोप्रोटीनियेज इंजाइम जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डाइजेस्ट कर देता है और हेपेटोसाइट के सेल्स को अलाउ करता है कि वो दूसरे सेल से सेपरेट होके प्रोलिफरेट करें। इसके साथ साथ जो एक और हमारे पास सेल्स हैं सेटेलाइट सेल्स। अब ये जो सेटेलाइट सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर्स यानी कि HGF को रिलीज करवाते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये सारे मिलके क्या करते हैं, हेपेटोसाइट को अलाउ करते हैं कि वो एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करे और यहाँ पे जाके प्रोलिफरेट करे। तो अल्टीमेटली इसके अलावा इन तमाम फैक्टर्स के अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं ये भी सिग्नलिंग इसको देते हैं लीवर को, कि वो बजाय इसके कि एपोप्टोसिस हो इसमें पहले G0 फेज में जाके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसको G1 में भेजा जाता है और अगेन उसकी प्रोलिफरेशन की जाती है और जो इंजर्ड पार्ट होता है वो दोबारा से रीजनरेट कर जाता है। ह्यूमन के केस में इस तरीके से लीवर की रीजनरेशन होती है। अब अगर हम ये देखें कि रीजनरेशन का प्रोसेस एक्चुअली स्लेमेंडर के अंदर कैसे होता है। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक है ये लिम्ब। स्लेमेंडर क्या है? स्लेमेंडर एक्चुअली एक एम्फीबियन है और एम्फीबियन क्या है? एक वर्टिब्रेट की क्लास है। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ए स्लेमेंडर है, उसकी लिम्ब की फॉर्मेशन जो है वो मतलब जो लिम्ब है वो इंजर्ड है, डिफेक्टिव है। अब इस लिम्ब को दोबारा से बनाना है।
अब ये लिम्ब खत्म हो गया, अब ये उसका एम्प्यूटेटेड पार्ट है, मतलब ये कि कटा हुआ हिस्सा है यहाँ पर। अब इसमें होता क्या है कि जो ये सेल हैं ये पहले डी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वाले जो सेल्स हैं इसके पास जो है ये बाहर वाले सेल्स हैं, तो ये एक कैप बनाएंगे, क्योंकि बाहर वाले सेल्स एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं, तो ये एपिकल एपिडर्मल कैप बनाएंगे। ठीक है, एपिकल एपिडर्मल कैप बना देंगे, कहाँ पर, बाहर वाली साइड पे वो एपिकल एपिडर्मल कैप बना देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जो एपिकल एपिडर्मल कैप बनी है, फॉर एग्जांपल ये, अब ये जो नीचे वाले सेल्स है ना ये डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं। ठीक है, ये डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, लेकिन इनके पास फिब्रोब्लास्ट होता है, क्योंकि इसने लिम्ब बनानी है, और लिम्ब बनाने के लिए मसल्स होते हैं, उसमें फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ये डी डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डी डिफ्रेंशिएट ये किस में करेंगे, स्टेम सेल्स में करेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा, और ये ऊपर जो हमारे पास कैप है वो वैसे ही रहेगी, एईसी कैप, यानी कि एपिकल एपिडर्मल कैप वैसी रहेगी, और नीचे वाली जो सेल्स हैं स्टेम सेल्स वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करके इस पूरी कैप को हम कहेंगे ये ब्लास्टीमा है। अब ये जो ब्लास्टीमा है, क्योंकि इसके पास डी डिफ्रेंशिएटेड था, स्टेम सेल बन चुका था, लेकिन इसके पास लिम्ब की फॉर्मेशन के सेल्स थे, फिब्रोब्लास्ट थे, मसल सेल्स थे, इसके पास बोन फैक्टर्स थे, तो ये अगेन क्या करेगा, दोबारा से पूरी की पूरी लिम्ब को बना देगा। अगर हम इसको मजीद डिस्कस करें तो देखो, पहले एम्प्यूटेड पार्ट है ये। ठीक है, एम्प्यूटेड पार्ट में क्या होगा, हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं वो क्या बना देंगे, कैप बना देंगे, डी डिफ्रेंशिएट होंगे, डी डिफ्रेंशिएट होने के बाद क्या करेंगे, स्टेम सेल्स में चेंज हो जाएंगे, कौन स्ट्रक्चर बनाएंगे, कौन क्या बनेगी, ये कौन यहाँ पे क्या है, ये पीछे जो हमने ब्लास्टीमा पढ़ा है ये वही ब्लास्टीमा यहाँ पे बनेगा। उसके बाद जो है ये पैलेट स्टेज, मतलब ये कि ये जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं अब ये री डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देंगे, री डिफ्रेंशिएट करने के बाद नोच स्ट्रक्चर। नोच क्यों बनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिम्ब बनानी है, जितनी ज्यादा नोचेस बनेंगी उतना ही लिम्ब की फॉर्मेशन भी होगी। उसके बाद जो है वो डिजिट्स बन जाते हैं, और ये पूरा एक डिजिट का स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है स्लेमेंडर के अंदर। अब कुछ जीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसकी रीजनरेशन के प्रोसेस में, और वो जीन्स कौन से होते हैं, सबसे पहला जो जीन है इट इज अ गेलियल सेल ग्रोथ फैक्टर। अब जो ग्लियल ग्रोथ फैक्टर है ये न्यूरॉन सक्रीच करते हैं। ठीक है, और ये ब्लास्टीमा की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ये प्रोलिफरेशन के लिए और लिम्ब की फॉर्मेशन के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। अगर गिलियल ग्रोथ फैक्टर न्यूरॉन सक्रिएट ना करें तो जो हमारे पास इम्प्यूटेड पार्ट है उसमें ब्लास्टीमा नहीं बनेगा, प्रोलिफरेशन उसमें नहीं होगी, और अल्टीमेटली लिम्ब की फॉर्मेशन भी नहीं होती। इसके बाद हमारे पास एक और ग्रोथ फैक्टर है, इट इज FGF ग्रोथ फैक्टर, और ये जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है डिजेनरेशन के लिए, क्योंकि ये एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस करता है। और एंजियोजेनेसिस क्या है, ये इसमें ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है लिम्स में, मतलब जाहिर है लिम्स बन गई हैं, अब उसमें ब्लड की सप्लाई भी होनी है, और उसमें सेल्स ने प्रोलिफरेट भी करना है। तो ये क्या करता है, ये एक तो ब्लड सेल्स को बनाता है, ब्लड वेसल्स को बनाता है, और दूसरा उसमें माइटोसिस के प्रोसेस को भी एक्टिवेट करता है। इसके अलावा एक जीन है MSX1 जीन, ये मेसेनकाइमल फैक्टर है, और इसकी अप रेगुलेशन होती है। ठीक है, क्योंकि इस जीन ने पूरा लिम्ब बनाना है, और ये लिम्ब वैसे ही बनाएगा जब एक सेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, यानी कि एम्ब्रियो के अंदर जब डेवलपमेंट होती है तो इस जीन की अप रेगुलेशन होती है ताकि लिम्ब की फॉर्मेशन हो। तो जैसे वहां पर लिम्ब की फॉर्मेशन होती है वैसे ही इस जीन की एक्टिवेशन भी सेम उसी तरीके से होगी, ताकि यहाँ पर भी जो लिम्ब है वो अगेन दोबारा से बन सके। उसके बाद यहाँ पे दो और जीन है, MRF1 और MRF5, इसकी डाउन रेगुलेशन होनी है। देखो यहाँ पे अभी लिम्ब की फॉर्मेशन नहीं हुई, इसका काम क्या होता है MRF1 का और 5 का, कि इन्होंने प्रोलिफरेशन, इन्होंने लिम्ब अगर बन जाता है तो उसके फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है। अब यहाँ पे तो अभी लिम्ब बन रहा है, इसलिए इनकी जरूरत नहीं है, एक दफा लिम्ब बन जाएगा उसके बाद उसके फंक्शंस के लिए इसकी रेगुलेशन की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम दो इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे, एक है FGF8 जीन और दूसरा नैग प्रोटीन का काम क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है,
कि जो FGF8 है ये ब्लास्टीमा सेक्रेट करती है। ब्लास्टीमा क्या है? अभी हमने स्लेमेंडर में देखा कि जो उसके जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, और उसी को हमने ब्लास्टीमा कहा है। फिर वो डी डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर वो दोबारा से री डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब जो FGF8 फैक्टर है ये ब्लास्टीमा सेक्रेट करता है। अब ब्लास्ट इस ये फैक्टर कब एक्टिवेट होगा? जब नैग प्रोटीन जो है उसको सिग्नलिंग देगी। अब नैग प्रोटीन कहाँ से आती है? नैग प्रोटीन न्यूरॉन से आती है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिम्ब है। अब ये हम फॉर एग्जांपल स्लेमेंडर का लिम्ब ही कंसिडर करते हैं। अब अगर हमारे पास न्यूरॉन है और वो नैग प्रोटीन को सक्रीट करते हैं तभी ये लिम्ब की फॉर्मेशन होगी। अब देखो यहाँ पे लिम्ब कटा हुआ है। अब यहाँ पे लिम्ब की फॉर्मेशन नहीं हुई, रीजनरेशन नहीं हुई। अब रीजनरेशन ना होने की रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे नैग प्रोटीन नहीं है। अगर नैग प्रोटीन नहीं है तो जाहिर है उसकी फॉर्मेशन भी नहीं होगी। इसका मतलब है न्यूरॉन्स ने सिग्नल नहीं दिया और न्यूरॉन्स ने नैग प्रोटीन को सक्रिएट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे रीजनरेशन नहीं हुई। साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने ये देखा कि अगर किसी में ये न्यूरॉन प्रेजेंट है जो नैग प्रोटीन को सक्रिएट करता है तो उसमें रीजनरेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल होता है। लेकिन इनके लिए एक और चीज जो थी वो बहुत हैरत अंगेज थी कि एक इन्होंने लिम्ब देखा जिसके अंदर न्यूरॉन नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो रिजनरेट करता है। तो उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि वो जो लिम्ब है ये ए न्यूरोजेनिक है। ए न्यूरोजेनिक मतलब ये ऐसे लिम्स होते हैं जिनमें न्यूरॉन है ही नहीं। अब जाहिर है कुछ ऐसे हैं जो न्यूरोजेनिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ए न्यूरोजेनिक होते हैं। न्यूरोजेनिक में न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन का काम क्या है? नैग प्रोटीन को रिलीज करना। अब इसमें नैग प्रोटीन कहाँ पे होगी? इसकी एपिडर्मिस में होगी, इसलिए यहाँ पे न्यूरॉन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब नैग प्रोटीन एपिडर्मिस में है और इसका कंटेंट इस न्यूरॉन के सेल से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से नैग प्रोटीन यहाँ से रिलीज होती है और रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से जो इनवर्टिब्रेट है और वर्टिब्रेट है उनमें रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।